जो जख्म मिला विदेशों से वो देखो फिर से हरा हुआ। बिंदास बोल में बोल सुदर्शन का वो दावा खरा हुआ। दुष्ट विदेशी ताकतों को न्यायालय ने पहचान लिया। न्यायालय ने ठीक सुदर्शन ने बोला ये मान लिया न्यायालय ने। हमें बताओ चन्नी जी की वहां गवाही कब होगी? जिन लोगों ने मोदी रोके कार्रवाई फिर कब होगी? चैलेंज सुदर्शन का है, दुष्टों को आराम नहीं होगा। पीएम हुए हताहत तो फिर नामो निशान नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे बिंदास बोल। आज का बिंदास बोल सुदर्शन के दावों पर सर्वोच्च न्यायालय ने मोहर लगाने के बाद, गद्दारों ने अपने षड्यंत्र को स्वयं स्वीकारने के बाद, आज का बिंदास का दिन न होते हुए भी हम आपके सामने विशेष शो के रूप में लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की गाड़ी रोके जाने के क्षण से लेकर सुदर्शन ही वो चैनल है जिसने कहा कि हत्या का षड्यंत्र है, और बात केवल हत्या की नहीं, ये देश की सुरक्षा की। हमने कहा कि इसके पीछे विदेशी शक्तियां हैं और हिंदुस्तान के प्यादे कौन कौन हो सकते हैं। हमने ठोक बजाकर नाम लेकर बताया कि ये हो सकते हैं। उनमें से अब कुछ दावे साबित हुए, विदेशी शक्ति ने स्वीकार किया है, और हिंदुस्तान में जिन्होंने कहा था कि हां हमने मोदी को रोका है, ये दोनों का कनेक्शन, इनका बुरखा अब फट गया है, इनके नकाब उतर गए हैं और लोगों के सामने नाम भी आ गए हैं। अब कार्रवाई उन छुपे रुस्तुमों पर होनी है जिन्होंने ली तो शपथ संविधान की थी, लेकिन बेईमानी ना केवल संविधान से बल्कि मानवता, देश सभी से की थी। उनका भी नंबर आएगा और आज के बिंदास बोल पर उसी मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन विस्तार से आज अभी तक इस मुद्दे पर क्या हुआ देखें। खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोकने की जिम्मेदारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या का षड्यंत्र नाकाम होने के बाद बौखलाए खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकाया है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को खालिस्तान समर्थकों ने जान से मारने की धमकी दी है। करीब 50 वकीलों को धमकी भरे कॉल मिले हैं। ये कॉल उन्हें सिख फॉर जस्टिस की ओर से इंग्लैंड के नंबर से आए। ये सारे ऑटोमेटेड फोन कॉल हैं। कॉल के जरिए कहा गया कि 84 का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रधानमंत्री मोदी की मदद ना करें और इस केस से दूरी बनाकर रखें। 5 जनवरी को पंजाब में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खौफनाक षड्यंत्र रचा गया था, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करना था। इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस जैसे देश विरोधी शक्तियां थी। इन्हीं ताकतों ने मिलकर बठिंडा फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने का षड्यंत्र रचा था। जिस फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुका था, वहां से पाकिस्तान महज 10 किलोमीटर की एरियल दूरी पर था। यानी कि इमरान, बाजवा, आईएसआई और खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस मोदी की हत्या करवाना चाहते थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध रखने वाले खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का मुखिया गुरपंतवंत सिंह पन्नू है। यह अलगाववादी संगठन भारत को खंडित करने की मंशा रखता है। वहीं कांग्रेस इस मामले को लगातार कमजोर करने में जुटी हुई है। पंजाब की चन्नी सरकार लगातार कहती आई है कि पंजाब में मोदी को कोई खतरा नहीं था। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के कबूलनामे के बाद यह बात साफ होने लगी है कि 5 जनवरी को प्रधानमंत्री का काफिला रुकना कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह प्रधानमंत्री की हत्या का बड़ा षड्यंत्र था। तो चलिए, आज हमारे साथ जो अतिथि है मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज बिंदास बोल में जुड़े हैं
जिन्होंने पंजाब के आतंकवाद के समय में भी और इस दूसरे दौर में भी जो डटकर खड़े हैं, आतंकवाद के विरुद्ध सीना तान कर खड़े हैं, और पिछले आतंकवादी दौर में भी जिनके ऊपर कई हमले हुए, जिनको जिंदा शहीद कहा जाता है, और आज भी वो हिंदुस्तान के रक्षा के लिए, पुनः शहादत के लिए उसी गर्मी के साथ जहादियों को, गद्दारों को सीना तान कर ललकार रहे हैं। मनिंदर सिंह बिट्टा जी, आपका स्वागत है। आप आतंकवाद विरोधी मोर्चा के प्रमुख हैं और इस पूरे दौर में सुदर्शन के साथ लगातार जुड़े हैं। मयंक जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पिछले कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े थे, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रों के विशेष जानकार है, और इसके पीछे के सुदर्शन के दावों को अब तो कोर्ट ने भी स्वीकार किया है, इसलिए उनकी बात जो पिछले एपिसोड में हुई थी उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील है निशांत कटनेकर जी, आपका स्वागत है। आप वो वकील है जिन चुनिंदा वकीलों को आज खालिस्तानी आतंकवादियों ने ऑटोमेटेड कॉल से कॉल करके धमकी दी है, उनकी बात हम सुनेंगे। और इसलिए शो के प्रारंभ में ही हम वकील साहब के पास चलते हैं कि आज उनके पास कॉल आया और वो पूरा वाकया क्या रहा, समझते हैं। निशांत जी। देखिए, आज मुझे सवेरे 10 से 10:30 के बीच में एक कॉल आई जो यूनाइटेड किंगडम का नंबर दिखा रही थी। मैंने कॉल जब रिसीव की तो उसमें एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज बज रहा था जिसमें 3 बातें कही थी मेनली। ये फोन कॉल एसएफजे की तरफ से है। दूसरी बात, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में जो ब्रीच हुआ है उसकी जिम्मेदारी खुद पे ली थी। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये मैटर एंटरटेन करने का ऑर्डर दिया है, डायरेक्शंस दिए कुछ, ये मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर नहीं करना चाहिए, ऐसा इशारा उसमें दिया गया था। थोड़ी देर के बाद में जब इसे इग्नोर किया तब और कुछ दोस्तों से मैंने पूछा, वकीलों से, कि किसी और को ये इस तरह से कॉल आई है क्या। तो मुझे लगभग जो मेरे करीबी दोस्त है, लगभग 18 से 20 होंगे, जिन्होंने कहा कि उन सबको ये कॉल आई थी। उसके बाद में ये देखा गया कि ये कॉल बहुत सारे लोगों को आई थी जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत सारे लोगों को कॉल आई थी। बाद में 12 और 12:30 के बीच में भी एक कॉल आई। कुछ लोगों को ये 3 बार भी कॉल आ चुकी है। ये आज की सवेरे की इस फोन कॉल के बारे में जानकारी। निशांत जी, मैं जानना चाहूंगा कि उन्होंने क्या उस रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज में क्या था? वही जो मैंने अभी बातें कही, इसमें प्राइमरीली 3 बातें उभर के आती है। एक, ये एसएफजे की तरफ से फोन था। दूसरी बात, इन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में जो ब्रीच हुआ है, नहीं वो ठीक है ना, वो आपने कहा मतलब कोई धमकी थी कि आप केस मत लड़िए या न्यायालय में हमारे खिलाफ खड़े मत होइए। उसमें यही कहा गया था, एक मैं कहूंगा कि इशारा था कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चलना नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं करना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको ये मैसेज देना होगा कि वकीलों ने भी ये केस नहीं लड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास पुनः आऊंगा। मैं बिट्टा जी के पास चलता हूं। बिट्टा जी, अब तो वकीलों को भी धमकाया जा रहा है। पिछले कार्यक्रम में आपने कहा था इन तमाम गद्दारों के विदेशी कनेक्शन की बात आपने दोहराई थी, आज वो साबित हुई है और वो अब बौखला गए हैं, क्योंकि बात अब देश के सर्वोच्च न्यायालय के जांच के घेरे में आई है, तो अब इनकी गर्दन मरोड़ी जाएगी। ये जानते हैं कि अब पॉलिटिकल डिसीजन नहीं, अब न्यायालय के हथौड़े के नीचे इनका सर आने वाला है। बिट्टा जी, बिट्टा जी, लगता है बिट्टा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं यही प्रश्न मयंक जी के लिए है। मयंक जी, आप अगर इसको इस संदर्भ में देखना चाहिए कि 1990s में जो खालिस्तानी टेररिज्म हुआ था उसके कम से कम 22,000 विक्टिम्स थे। तो उन्होंने टेरराइज किया था सोसाइटी के हर वर्ग के लोगों को जो डिसीजन ले सकते हैं या उनको डराने की कोशिश की थी। तो अब ये चाहते हैं वकील डर जाएं, वकीलों के माध्यम से ये सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वकील भारत का ऐसे डरने वाला नहीं है और उसके पास पूरी स्टेट की पावर होती है, बहुत पावरफुल होता है वकील।
उसको डराने का प्रयास है, और वो जानते हैं कि ये लीगल प्रोसेस से अगर चल गया तो ये पॉलिटिकल कीमत की टेंशन नहीं रहेगी जो गवर्निंग पार्टीज हैं उनको। तो वो नहीं चाहते कि जुडिशियल प्रोसेस चालू हो जाए, तो वो बहुत तेजी से इफेक्टिव तरीके से जा सकता है, जहां पे पॉलिटिशियंस सिर्फ जुडिशरी की बात मानकर एक्शन ले रहे होंगे तो कोई कुछ कह नहीं सकता किसी को। तो ये जो इनकी टेक्निक्स है ये बहुत पुरानी है। ये इन्होंने जर्नलिस्ट के साथ किया था। मैं मयंक जी ये समझना चाह रहा था कि पहली रिएक्शन क्या है। मैं बिट्टा जी के पास चलता हूं। बिट्टा जी, अब इनकी बात, इनका सर अब न्यायालय के हथौड़े के नीचे है। बिट्टा जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? बिट्टा जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल दे रही है। हाँ, अब इन गद्दार नमक हरामों का सर न्यायालय के हथौड़े के नीचे आया है। अब ये दुनिया में रोना धोना कर ये झूठ नहीं फैला सकते कि भारत की पॉलिटिकल सिस्टम ने इनको आतंकवादी घोषित किया है। अब हिंदुस्तान की निष्पक्ष न्याय व्यवस्था कहेगी कि आतंकवादी हैं। अब इनकी भागने के रास्ते और दुनिया से मदद मिलने के रास्ते बंद हो जाएंगे। क्या कहेंगे? देखो, एक बात चौहान साहब, अपनी पीछे भी बड़ी चर्चा हुई। हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, ब्लैक लिस्ट खत्म कर दी। जो टेररिस्ट जहां से भागे हुए फॉरेन में थे, टोटल ब्लैक लिस्ट खत्म कर दी, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने हमेशा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे खालिस्तानी आंदोलन करने वाले 150 लोग बाहर में, उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से सिख समाज बदनाम ना हो। अब ये हटने को तैयार ही नहीं। ये जो अभी जैन साहब बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे। पंजाब में कई जजेज इन्होंने शहीद किए, कई एडवोकेट शहीद किए, कई पत्रकार शहीद किए, पॉलिटिशियनों को तो शहीद किया। इन्होंने कोई कसर पंजाब के अंदर नहीं छोड़ी। पर सुदर्शन जी, आपके ये प्रोग्राम के बाद कई फोन आते हैं, बाहर से गुमनाम फोन आते हैं आपका चैनल देख करके। ये खालिस्तानियों के आगे संपर्क वाले लोग अगर ये देख रहे हैं, इनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये पन्नू एंड कंपनी, ये गुंडे और बदमाश, ये सिख है ही नहीं। कौन सा सिख है पन्नू, बताइए? फिर के इसके वाल नहीं, दाढ़ी ऐसी की कटी हुई है। पाकिस्तान ISI का एजेंट है, चाइना का जो एजेंट है। ये पाकिस्तान ISI पीछे, चाइना पीछे है। इस घटिया इंसान को आगे किया है। इसको मैं बता देना चाहता हूँ, पन्नू, पंजाब में ना खालिस्तान बना था, न बनने दिया, न बनने देंगे, न बनेगा तो पहले की तरह हमारी लाशों से गंदी हनेरी की तरह निकल जाएगा। पन्नू, तेरी ऐसी की तैसी, ये आज का हिंदुस्तान है, आज का जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तू जानता है कि चाइना के छक्के छुड़ा दिए, पाकिस्तान ISI के छक्के छुड़ा दिए, उनके पल्ले तो कुछ रहा नहीं। चुन चुन के मारा जा रहा आतंकवादियों को कश्मीर के अंदर। शांति लाए। अब तेरे जैसे कुत्ते कमीने को आगे चेहरा करके खालिस्तान बना दिया। अरे तू खालिस्तान बनाएगा, आजा। हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर साहब को कहते हैं इसको आने के लिए 15 दिन दे दे। अगर इसके साथ 10 खालिस्तानी भी हिंदुस्तान में आ जाए इसका समर्थन देने के लिए, मैं चैलेंज करके कहता हूं पन्नू जी और चौहान साहब, कभी किसी चैनल में डिबेट पे नहीं आऊंगा। अरे खालिस्तान नाम की तो पंजाब में, हिंदुस्तान में कोई चीज ही नहीं। खालिस्तान है क्या? किसको कहते हैं खालिस्तान? इसको पूछना चाहता हूँ। क्या ये वो खालिस्तान चाहते हैं कि पहले गुरु ननकाना साहब अपन से दूर चला गया, फिर करतारपुर साहब दूर चला गया, अब ये ऐसा खालिस्तान चाहते हैं कि पंजाब के लोग दिल्ली के अंदर रकाबगंज साहब, बंगला साहब, नदेड़ साहब, पटना साहब, लखपत साहब गुरुद्वारा जहां गुरु नानक देव जी महाराज, उनके साहिबजादे श्री चंद की खड़ावें पड़ी हैं, इनकी ऐसी की तैसी। क्या ये चाहते हैं? मैं अपने सिख समाज के हाथ जोड़ के भाइयों को निवेदन करना चाहता हूँ, सिर झुका के, कि हेमकुंड साहब एक तरफ बद्रीनाथ, एक तरफ केदारनाथ, और कहा नरेंद्र मोदी जी ने जहां बद्रीनाथ केदारनाथ की सड़कें बनेंगी वहां हेमकुंड साहब, गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिनके कल साहिबजादों को आज तक किसी ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने कहा
वीर बाल दिवस मनाएंगे। इनकी बदमाशों की ऐसी की तैसी। ये चाहते क्या है? ये कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? ये पंजाब को हिंदुस्तान से तोड़ना चाहते हैं। ये भूखा नंगा पाकिस्तान चाइना के टुकड़ों पे पलने वाला दरवाजे खोल के पंजाब के उस भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलाना चाहते हैं। ये उस पाकिस्तान से मिलाना चाहते हैं जो हमारे सिख समाज, हिंदू समाज, हमारे गुरुद्वारे, हमारे मंदिरों का अपमान करता है। ये उस पाकिस्तान से मिलाना चाहते हैं, ISI से मिलाना चाहते हैं जिन्होंने काबुल के अंदर गुरु महाराज विराजमान ग्रंथ साहब 25-30 लोगों को माओ के सामने, बेटों को, पत्नी सामने, पति को शहीद कर दिया। उनसे तो लड़ने की पन्नू तेरी हिम्मत नहीं। गुंडे, तेरी हिम्मत है हमसे लड़ने की? तेरे में हिम्मत है ना, लड़, बदला ले। जिन्होंने 25 सिख समाज के लोगों को शहीद कर दिया और वहां से ग्रंथ साहब कौन लेके आए? नरेंद्र मोदी जी ने हाथ झुका के, सिर झुका के सुरक्षा लेके आए गुरु ग्रंथ साहब और सिख समाज के लोगों को कहा ये आपका हिंदुस्तान है, आइए। पूछना चाहता हूँ इसके पल्ले क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी एक बहन, सिख बहन, कश्मीर के अंदर प्रिंसिपल किसी स्कूल की, उसको गोलियों से शहीद कर दिया। कुछ समय पहले पंजाब के अंदर नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर 30 के करीब सिख समाज के लोगों को गोलियों का निशाना बना दिया। अरे काहे के ये बहादुर है? काहे के ये शेर है? कौन सा इनका जस्टिस, सिख फॉर जस्टिस, तेरा सिख फॉर जस्टिस चाहिए था? काबुल के अंदर बदला लेना बंदूक पकड़ के जाता, मैं भी चलता तेरे साथ, मैं चलता तेरे साथ, आजा जाता पाकिस्तान जिसने ननकाना साहब का ग्रंथी की बेटी को गवाह किया, ननकाना साहब का अपमान किया, कहा कि ननकाना साहब का नाम हम कुछ और रख देंगे, मंदिरों का अपमान किया। गुरु महाराज इस रास्ते पे चलने वाले शेर पंजाब महाराज रंजीत सिंह, जिसका काबुल कंधार तक राज था, थर थर कांपते थे तलवानी, उसका सिर काट दिया, उसके स्टैचू के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गुंडे, बदमाश, खालिस्तानी और सुनने वाले खालिस्तानियों, और तुम्हारे पल्ले क्या, तुम्हारी अणित क्या है? जमीर कहाँ? तुम्हारे, तुम सिख है ही नहीं, और तुम्हारे सिख समाज की बेटियों का पाकिस्तान में अपमान कर दिया, काबुल के अंदर शहीद कर दिया, कश्मीर के अंदर शहीद कर दिया। आए लड़ने हिंदुस्तान से, आए लड़ने नरेंद्र मोदी से, आए नरेंद्र मोदी को समाप्त करने के लिए रहे, उठा के ले आएगा कानून को लेके, तुम्हारे यहाँ ले आएगा। ये पहले का भारत नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात इनको समझानी है। मैं पहली प्रतिक्रिया तीनों अतिथियों के लेने के बाद आपको पोल दिखाता हूं। कार्यक्रम के प्रारंभ में ही हमने अब ये स्टैंड लिया है, केवल गिरफ्तारी की बात नहीं है अब मुख्यमंत्री की, अब तो होगी ही, क्योंकि अभी उनका कोर्ट में पेशी भी होगी और गिरफ्तारी भी। अब हम आगे कह रहे क्या पंजाब को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, ये पोल हमने नहीं लिया था, लेकिन अब हम इस सीरीज में ये पोल ले रहे हैं और पहले ही कार्यक्रम के प्रारंभ में 93% लोग कह रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए। अब मैं बिंदास सवाल लेता हूं, उसके बाद मैं हमारे अतिथियों के पास जाऊंगा और आगे की चर्चा को बढ़ाऊंगा। आज के बिंदास बोल के ये मुख्य प्रश्न है जिसके उत्तर हम चाहते हैं। पहला, पंजाब सरकार ने जांच शुरू की थी तो मुख्यमंत्री खतरा नहीं ऐसा क्यों कह रहे थे? एक तरफ खतरा नहीं कह रहे, दूसरी तरफ जांच कर रहे, ये विरोधाभास क्यों? दूसरा प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने जांच कमेटी प्रारंभ करने के बाद चन्नी का खतरा नहीं था बयान, कोर्ट का अपमान नहीं तो क्या है? आज भी चन्नी ये कैसे कह रहा है? तीसरा प्रश्न, यह बयान देने वाले मुख्यमंत्री, उनकी सरकार जांच में सहयोग करेगी भी और करेगी, इसकी गारंटी क्या है? अगला प्रश्न, न्यायालय ने जांच प्रारंभ करने के बाद राजनीतिक बयानबाजी बंद होगी या नहीं? राजनीतिक दल परिपक्वता कब दिखाएंगे? पांचवा प्रश्न, विदेशी आतंकवादियों ने जिम्मेवारी लेने के बाद उनसे संबंधित स्थानीय लोगों पर अब कब कार्रवाई होगी? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिनका बुर्का उतर गया है, अब उनका क्या होगा? छठवां प्रश्न, जिन्होंने कहा था हमने प्रधानमंत्री का रास्ता रोका था, उनके और आतंकवादी संबंधों की जांच क्या पंजाब सरकार करेगी या उनको भी जालीदार टोपी के नीचे छुपाएगी? पंजाब में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ
अगली रैली कब होगी, वहां की सरकार बताए। अगर वो सरकार अस्तित्व में है तो बताए कि वो रैली कब करेंगे। प्रधानमंत्री की हत्या की वीडियो बनाने वाले लोगों पर षड्यंत्र में शामिल होने की केस अभी तक पंजाब सरकार ने क्यों नहीं की है? क्या आतंकी धमकी के साथ बाद वकीलों को सुरक्षा दी जाएगी, यह भी यहां पर जानना है। और 10वां, पुनः अन्य किसी राज्य में यह स्थिति दोहराने के लिए कोर्ट कोई गाइडलाइन, क्या कोई गाइडलाइन सर्वोच्च न्यायालय यहां पर करेगा, क्या देगा क्या? ये 10 मुद्दे या 10 प्रश्न हम बिंदास बोल के दर्शकों के तरफ से अब तक जो आए हैं उसको लेकर अब दूसरे राउंड के तरफ बढ़ते हैं। दूसरे राउंड में मैं पुनः बिट्टा जी के पास चलता हूं। बिट्टा जी, आप कह रहे थे कि ये सिखों की बात करने वाले काबुल के अत्याचार पर मौन रहते हैं, ये तब इनके बुरखे के नीचे छुप जाते हैं। ये जब पंजाब में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड पंजाब में या पाकिस्तान में जो हिंदुओं पर होने वाले, सिखों पर होने वाले अत्याचारों के समय भी मौन रहते हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान में ये बड़ा सीना तान कर विदेशी धरती पर, जबकि डरपोक है, यहां आकर बात नहीं कर सकता, वहां से सीना तान कर कहता है कि हां, हमने मोदी को रोका था और हम मोदी को मारकर रहेंगे। ऐसा है, मोदी जी की तरफ जाने से पहले एमएस बिट्टा के सीने पार करके फिर जाना पड़ेगा इनको। वाह। शिमला में, हिमाचल में 15 अगस्त को इन्होंने कहा था ना, पन्नू ने वीडियो के जरिए, मैं हिमाचल में तिरंगा झंडा, चीफ मिनिस्टर, मंत्री कोई नहीं लड़ाएगा। उसी वक्त गया था, कोरोना काल था, मौत का कफन बांध के गया, कोरोना से जाता जाए, पर चैलेंज इसका मैं कबूल करता हूं। और वहां के चीफ मिनिस्टर साहब को पूछ लीजिए, डीजीपी को पूछ लीजिए, अब ये आपका काम नहीं है, ये मेरा कर्म है। आप जहां जाने झंडे लहराइए। शिमला के अंदर बिट्टा झंडा लहराएगा जहां चैलेंज किया था, गया था, मुझे पता था कार बम लगा सकते, हुमड़ बम आ सकते, मैं भी पूरी तैयारी से गया था। मुझे दिल्ली की सुरक्षा एजेंसियों ने कहा मत जाइए, मैं कहा ना, अरे हम बचपन से नहीं डरे, इस गुंडे बदमाश से डरेंगे? चैलेंज करके तिरंगा झंडा लहराया इसका। ये सबसे बड़ी बात है, इनको गलतफहमी हो गई। ये रोज आज से नहीं, कई सालों से देख रहा हूं, मोदी जी को गाली देना, मोदी जी को बुरा कहना। एक्चुअली इनके पीछे आईएसआई और पाकिस्तान है, और जितने भी आतंकवादी हैं वहां पे हैं। और आपने बड़ी एक अच्छी शुरुआत की। मैंने जब भी डिबेट के अंदर आपने बुलाया किसान आंदोलन के ऊपर, आपने सिख समाज के लिए हमेशा सिर झुकाया, बार बार कहा, गलतियां भी उन्होंने की, आपने कभी गलत बयानबाजी नहीं की। आपने हमेशा कहा हमारे अन्नदाता, हमारे भाई, हमारे सब कुछ। पर मुझे एक चीज बताइए, पूरे हिंदुस्तान में बैठा हुआ सिख समाज वो सामने नहीं आएगा क्या? क्या आप एक भारतीय होने के नाते क्या इसकी आवाज को उठाते हैं कि जो सिख समाज को बदनाम करते हैं? पर उस दिन भी चर्चा हुई, आज भी चर्चा है। जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर गुरुद्वारा साहिबान के सिख समाज के ग्रंथी साहब, बिल्कुल, ना गोली की जरूरत, ना बम की जरूरत, ना फोर्स की जरूरत, ना आपकी जरूरत, ना मीडिया की जरूरत, मार मार आवाज भगाएगी। अरे पंजाब ने हमने को गोली चलाई क्या? गोली चलाई पुलिस ने। हमने जवान को AK-47 बनाया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर, KPS गिल, RSS, सब लोगों ने मिल करके कुर्बानियां दे करके इनके चने चबा दिए। ये है क्या? इनको मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये वार करते हैं चौहान साहब पीठ के पीछे। मैं तो कई बार चैलेंज किया, मैं कहा अपने सरकारी हथियार नहीं, हथियार होंगे प्राइवेट, टाइम दे दो, मैं आ जाता हूं, चलाओ एक, मैं 100 चलाऊं, आओ। जाता तो मैं चले जाऊं। अरे बुजदिलों की तरह पंजाब में 19,000 हिंदू भाइयों को आपने मार दिया। उनके पास ना हथियार है, ना कृपान है, ना तरछूल है, ना बंदूक है, और कहते हो हम बहादुर हैं। अपनी माँ के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो हिंदू समाज का मेरा भाई रोटी कमाने गया था, उसने हत्थे को मार दिया, फिर कहते हम सरदार हैं, हम बड़े जाबाज हैं, हम ऐसे। अरे सामने आओ ना, कह के आओ, जो शरीर में खून तेरा वही मेरा है, जो शरीर तेरा वही मेरा है।
मैं मरूंगा अपने देश की खातिर, मैं मरूंगा अपने भारत माता की रक्षा की खातिर, मैं मरूंगा वो जबाजोदे नरेंद्र मोदी की सोच की रक्षा की खातिर। और कुत्तों और बदमाशों, तुम मरोगे अपने भारत माँ जिसका नमक खा के तुम बड़े हुए, तुम मरोगे अपने भारत माता की गद्दारी की खातिर। ये और तेरा मेरे में फर्क है कुत्ते। पन्नू सुन ले बात, इस धरती पे जन्म लिया था ना, मैं अमृतसर का हूं ना, ये भी कुत्ता अमृतसर का था, हमारे मोहल्ले के पास का था कुत्ता। कुत्ते इस भारत का नमक खा के पाकिस्तान के टुकड़ों पे पल गए जो हमारे रोज जवानों को। बिट्टा जी मेरे आपसे आग्रह है, आप कंटिन्यू करिए, बस इसको कुत्ता मत कहिए, कुत्ता ईमानदार होता है, ये सुअर है। ठीक है, ठीक, सुअर ठीक है, सुअर ही कहूंगा। कंटिन्यू करिए। कहते कुत्ता ईमानदार होता है। हाँ, इसलिए कुत्ता मत कहिए, आप कंटिन्यू करिए बिट्टा जी। ठीक है, मैं आपको बताऊं, इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमें तो को वहां से उठा नहीं सकता। अभी लुधियाना में ब्लास्ट हुआ, आप हैरान होंगे, मेरे पे जिस आतंकवादी ने हमला किया था उसको पता कौन लाया था? भारत सरकार नहीं लाई थी, उसको भैरव सिंह शेखावत चीफ मिनिस्टर लाए थे, याद है? कोई नहीं लेके। और ये 3 दिन के अंदर ये लुधियाना के अंदर ब्लास्ट हुआ और नरेंद्र मोदी जी ने सारी फॉरेन मिनिस्ट्री जर्मनी को देखने वाली छुट्टी कैंसिल करके बैठा दिया और जर्मनी सरकार को मैसेज दे दिया, क्योंकि इन आतंकवादियों की जस्टिस की प्लानिंग थी बॉम्बे और दिल्ली में ब्लास्ट करने की। अच्छा। अगर बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ, जो कोई वाकया हुआ, जर्मनी सरकार जिम्मेदार होगी। 3 दिन के अंदर चौहान साहब पहली बार पकड़ के उस आतंकवादी को, इसके दोस्त को ले आए, इसका जो चेला था उसको ले आए। तो इसको लाना कौन सा मुश्किल है? जब दिल चाहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये आज का भारत है, याद रखिए। ये पकड़ के कानून के हिसाब से लगाएंगे, फिर उसको पूछेंगे घटिया सुअर, घटिया इंसान, क्या क्या कौन कौन तेरे पीछे था? पाकिस्तान था, ISI थी, चाइना था, कितने डॉलर कमीने तुमने उनसे लिए इस भारत के साथ गद्दारी करने के लिए? ये आज का भारत है, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज इसको कहना चाहता हूं, दाऊद इब्राहिम को 5 साल पहले आप हमसे दिखाते थे ना, सारे चैनल दाऊद इब्राहिम की स्टोरी दिखाते थे, दाऊद आ गया, दाऊद आ गया, दाऊद आ गया। आज दाऊद आप और उसका परिवार जान बचाता फिर रहा है। दाऊद इब्राहिम, दाऊद मिल ही नहीं रहा। क्यों? कहते मोदी आ गया, मोदी आ गया, मोदी आ गया। अरे घटिया इंसान, दाऊद के पल्ले तो कुछ था, तेरे तो अल्ले पल्ले भी कुछ नहीं। ओ, मैं तो कई बार कहता हूं, तुम्हें रोज इतनी गाली देता हूं, कमीने, रोज तुम्हें मैं झाड़ता हूं, रोज तुम्हें चैलेंज करता हूं। ओ कमीने, ओ मेरे साथ तो आके बात कर, खालिस्तान की बात तो कर ले। अगर खालिस्तान की बात पे मैं ना तसल्ली कर पाऊं, मैं चैनल पे नहीं आऊंगा। आपको बता दिया, खालिस्तान का मतलब है पंजाब को हिंदुस्तान से तोड़ दो और पाकिस्तान से मिल जाओ। खालिस्तान का मतलब है हिंदुस्तान के सारे सिख समाज के लोगों को मुसीबत में डाल दो। और आप भी हिंदुस्तान से आकर के, हिंदुस्तान में आके पंजाब में आ जाओ। क्या पंजाब में इतने ट्रक, इतनी फैक्ट्रियां, इतनी रहने के लिए हमारे पास जगह है? पहले पंजाब था कादर, काबुल तक, लाहौर, ये पंजाब था। फिर पंजाब था दिल्ली, जम्मू, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान का गंगानगर तक, ये पंजाब था। और इनके घटिया हरकतों ने इतना सा पंजाब कर दिया, इतना सा पंजाब। अब क्या चाहते हैं? इतना था खालिस्तान। तुम्हारी ऐसी की तैसी खालिस्तानियों, और मैं जिंदा गवाह हूं। तुमने मेरे पे, तुम लोगों ने बम चलाए ना, मेरे लोग शहीद किए ना, मैं बच गया ना। मैं तो नहीं पॉलिटिक्स की, मैं तो नहीं मंत्री बना, टका के मारी चीफ मिनिस्ट्री। लड़ता हूं ना आज तक। क्यों लड़ता हूं? मुझे इस भारत मां से प्यार है, इस भारत की मिट्टी पे जन्म लिया है। हमारे गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज, उनके साहबजादों ने इस मुल्क की खातिर, मानवता की खातिर, मानवता को बचाते हुए शहादत का जाम पिया है। उन्होंने मजलूमों की रक्षा करते हुए हिंदू समाज की, कश्मीरी पंडितों की रक्षा की। और कुत्तों, कमीनों, तो आपने क्या किया? आपने उनकी मर्यादा के उल्ट हिंदू समाज के लोगों का कत्लेआम कर दिया। 19,000 हिंदू शहीद कर दिए।
रोज हिंदू समाज को गाली दी जाती है। एक को वो क्रिकेटर था युवराज, उसका बाप, ये आंदोलन में क्या हिंदू समाज के ऊपर टिप्पा टिप्पणी की, उनकी बाहू बेटियों के ऊपर। इसको शर्म नहीं आती कि हिंदू सिख तो हमारा 9 मास का रिश्ता है। हमारे गुरु साहबानों ने हिंदू समाज की रक्षा के लिए सिख कौम को सजाया था। आपको इनको इतिहास नहीं पता। जो उठता है पंजाब में हिंदू हिंदू हिंदू, अरे हिंदू ने बिगाड़ा क्या, बता दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा देश में ऐसा हिंदू समाज का लीडर है, धार्मिक हो या पॉलिटिशियन हो, जिसने सिख समाज को गाली दो। 19,000 लोग मार दिए, कभी किसी ने गिला नहीं किया, कहा नहीं वो खालिस्तानियों ने मारे थे सिख भाइयों, आपने थोड़ा किया था, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ये कहा था। बिल्कुल ये हालात बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये होते हुए भी इस बात को नजरअंदाज कर कर विदेशी षड्यंत्रों का हिस्सा बनकर हिंदुस्तान पर हमला करे। मयंक जैन जी के पास चलते हैं। मयंक जी, आपसे बातचीत में जो विदेशी थ्योरी सामने आ रही थी, मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताने के लिए, लगातार बोलने के लिए निमंत्रित करता हूं। मयंक जैन जी। देखिए, ये जो शुरू में खालिस्तान मूवमेंट शुरू होता है, तो वो गंगा सिंह ढिल्लों 1981 में बोलते हैं कि सिख इज अ सेपरेट नेशन, ऐसा उन्होंने बोला। हाँ। तो अब मैं जब 80s में कनॉट प्लेस में गया तो मैंने देखा कि वहां पे पिलर्स पे लिखा है सिख इज अ नेशन। तो मेरे साथ मेरे दादाजी थे, तो मैंने पूछा कि ये नेशन कब से बन गया, ये तो कम्युनिटी हुआ करती थी। तो बोले कि ये पागल हो गए हैं, इनमें से कुछ पागल हैं लोग जो घुस गए हैं अंदर और बकवास कर रहे हैं। तो उस वक्त क्या था कि जो यूएस और कनाडा के सिख जो रिच हो गए थे, उनको आईएसआई ने रोप इन कर लिया था अपने साथ में, और अब धीरे धीरे उनकी जो नेटवर्किंग है वो न्यूयॉर्क से लेकर अनेक शहरों में अमेरिका के, चाहे वो स्टॉकटन हो, चाहे वो यूबा सिटी हो, चाहे फ्रीमोंट हो, सैक्रामेंटो हो, न्यूयॉर्क हो, वॉशिंगटन डीसी हो, और कनाडा में तो ये हालत है साहब कि इंडियन डिप्लोमेट्स वहां गुरुद्वारे में जाना चाह रहे थे, डिक्सी में, ओटावा में, उनको अंदर जाने नहीं दिया गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे में मना किया जाता है किसी को जो श्रद्धा पूर्वक जाते हैं, कोई मनाही नहीं हो सकती है। गुरुद्वारा, ये यहाँ गुरुग्राम के गुरुद्वारे में तो नमाज पढ़ने वालों को बुला रहे हैं और वहां पर तो अंदर आने नहीं दे रहे। हाँ, तो बिट्टा जी कुछ कहना चाह रहे हैं गुरुद्वारे में आने के मामले पर? बिट्टा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये जो जैन साहब ने कुछ बातें कही, अच्छा किया ध्यान उस तरफ मोड़ दिया, कनाडा की तरफ। देखो जी, हिंदुस्तान नहीं, बाहर 2 तरह के गुरुद्वारा साहब हैं। कनाडा की बात बिल्कुल सही कही, जर्मनी है, यूके है, हर जगह पे गुरुद्वारा साहब हैं। एक गुरुद्वारा साहब हैं जो सिख समाज, हिंदू समाज, पंजाबी, नॉन पंजाबी, गुजराती अपने खून पसीने की कमाई करके वो गुरुद्वारा साहब में योगदान डालता है, अपने खून पसीने की, उसको सजाता है, उसको बनाता है, और वहां स्वरूप किसके लगाता है? गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर महाराज, गुरु गोबिंद सिंह महाराज, उनके साहबजादे। एक तो है सच्चे सुच्चे गुरुद्वारा साहब वो, एक इन्होंने गुरुद्वारा साहब पे चलाते बदमाश लोग दुकानदारियां। सुनने वाले हैं तो कनाडा जर्मनी वाले आतंकवादियों, खालिस्तानियों, तुम्हारी करतूतें बताता हूं। वहां पता क्या लगाते हैं? जिन्होंने 10-10 हिंदू भाइयों का पंजाब के अंदर कत्ल किया, सिख भाइयों का कत्लेआम किया, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, बहनों के सुहाग जाड़े, बच्चे यतीम किए, बिना बात पे इनोसेंट, कोई गोली नहीं, बारूद नहीं, तरचूल नहीं, कृपान नहीं, निहत्थों को मार दिया। कहते हम शेर हैं, इनकी ऐसी की तैसी। गोली से गोली चली होती ना तो हम मानते। वहां ऊपर उनकी आतंकवादियों की बेगुनाहों की तस्वीरें लगा के नीचे पाप गुनाह क्या करते हैं ये मैं बताना चाहता हूं। गुरु ग्रंथ साहब पवित्र विराजमान, उनका पीछे गुरु, नीचे गुरु ग्रंथ साहब रख देते, ऊपर पाप, ऊपर कातल, जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज की, गुरु तेग बहादुर महाराज की सोच के उलट मानवता का कत्लेआम किया। आपको बताऊं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की फौज के होते थे एक भाई गनैया जी, कहते थे भाई गनैया जी। वो क्या करते थे? सबको पानी जल पिलाते थे, जख्मी हो जाता था मलहम पट्टी करते थे, और जो दुश्मन होते थे उनकी भी मलहम पट्टी करते थे। तो किसी ने शिकायत लगाई गुरु गोबिंद सिंह
महाराज कलगीधर को कि हम इनसे लड़ते हैं और ये उनको मलम पट्टी करके पानी भी पिलाते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उनको बुलाया कन्हैया जी को कि ऐसा क्यों करते हो? कहते गुरु जी आपका फरमान है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मानवता की रक्षा करना, मानवता को बचाना। मुझे हर दुश्मन के अंदर गुरु गोविंद सिंह महाराज, कलगीधर महाराज नजर आते हैं। ये हमारे लोगों की जमीर थी और इन्होंने उनकी मर्यादा के उलट इन गुंडों ने, बदमाशों ने, इन खालिस्तानियों ने मानवता का कत्लेआम किया। अब बताओ चौहान जी, मैं गलत हूं, ये खालिस्तानी गलत? आप फैसला कर लो। हमारी कौम ही इसलिए सजी थी, मानवता की रक्षा के लिए, मजलूमों की रक्षा के लिए। कोरोना काल आया, पूरी दुनिया के अंदर लंगर लगाए गए, मानवता की सेवा की। भूकंप आया, पूरी दुनिया में सेवा की। हर सेवा में सिख कौम आगे और चंद पाकिस्तान के टट्टू, पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले खालिस्तानियों, और तुम हजार में अकेला ही हूं। गुरु गोविंद सिंह महाराज की फौजों में कहते थे ना, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, फिर गोविंद नाम कहलावा। 1.25 लाख में एक लड़ाऊं, फिर गोविंद नाम कहलाऊं। और पीछे मुड़ के तो घटिया लोगों को कोई भी किसी पे वार कर दे। अब कश्मीर के अंदर अभी कितने लोगों को, बेचारों को, बिहार के, यूपी के, वहां के दवाई बेचने वाले, काम गोलगप्पे वाले को मार दिया। उसको क्या कहोगे, मार के बहादुरी? वो बेचारा गोलगप्पे बेच रहा है, वो दवाई की दुकान चला रहा है, कोई अपना फैक्ट्री में काम कर रहा है, अकेला उसको मार दिया तो हम शेर बन गए। कायर हैं, ये तो कायर हैं। नहीं, इनकी बब्बर शेरी लोगों को बताओ ना, किसको कहते हैं? बंदूक पकड़ ली और बंदूक पकड़ के दूसरे हाथ में कुछ है नहीं, मार दो तो हम बड़े शेर बन गए, हम पन्नू बन गए, हम खालिस्तानी बन गए। और कुत्तों, फिर मेरे मुंह से निकल जाता क्षमा करना। घटिया लोगों, और मुझे बताओ तो सही, आप कौन से बहादुर हो? बताओ ना, मैं भी तो आपके सामने हूं। मुझे पता आपने एक दिन मुझे बम्बों से उड़ाना है, मुझे कोई फिक्र नहीं। पर जब मरूंगा, पर मेरे देश की लोग, दुनिया में बैठा हुआ सच्चा हिंदुस्तानी कभी ये नहीं कहेगा बिट्टे ने मातृभूमि से गद्दारी की। आप जब मरोगे रुलोगे ना, कहेंगे ये तो मुल्क के गद्दार थे, घटिया थे, भारत माँ का नमक हराम थे, यहाँ जन्म लेकर के आपने भारत के साथ धोखा कर दिया। क्या तकलीफ है भारत से? क्या तकलीफ है आपको भारत माता से? वो गुरु तेग बहादुर महाराज को याद तो कर लो, कौन थे? बिल्कुल। शायद पिताजी कौन थे भाई? हाँ। एक परिवार में कितनी शहादतें दे दी भाई उन्होंने। वो हमारा इतिहास तो पढ़ लो, हमारा इतिहास मानवता की रक्षा करना, ना कि मानवता को मारना। वो नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए, पहले इंदिरा गांधी के पीछे पड़ गए, अब नरेंद्र मोदी बुरा लगता है तो सीधा कह रहे हो हमें हिंदू से नफरत है। कह दो ना हिंदू से नफरत है, मुंह पे कहो, लत तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हें हम बताते। पहले हम गोली खाएंगे ना, खाए ना बम, पहले खाएंगे। मुंह से कहो हमें हिंदू से नफरत है, बस। हिंदू ने क्या बिगाड़ा भाई? बिल्कुल। बिट्टा जी मैं अभी मयंक जी के पास जाके आपके पास आऊंगा तो एक वीडियो दिखाऊंगा। कल मैंने दिखाया था कि ये गोविंद नाम जो लिया जाता है ये किसका है, ये जो गुरु कहते किसको कहते। एक बड़ा अच्छा वीडियो आया है, ये हिंदू सिख को भेद करने वाले जो लोग हैं उनको बड़ा करारा जवाब आज आपके द्वारा पुनः दिलवाएंगे। मैं मयंक जी के पास चलता हूं। आज मयंक जी को हमने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय स्ट्रेटेजी, इनकी जो षड्यंत्र है उसको जरा एक्सपोज करें। मयंक जी देखिए, कनाडा में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है। हाँ। उसका नाम है खालिस्तान, अ प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान। हाँ। और ये टेरी मिलेविस्की ने लिखी है जो रिपोर्ट है, और उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया में खालिस्तानियों को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, और क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो वो कनाडा में ढूंढ रहे हैं। और इसलिए कनाडा में से जो एक्सट्रीमिस्ट लोग पैदा किए जा रहे हैं, सिख कम्युनिटी में से बरगलाया जा रहा है छोटे बच्चों को और यंग यूथ को, उससे क्या हो रहा है, कनाडा की सिक्योरिटी पे खतरा है। अब ट्रूडो का प्रॉब्लम है कि उसको सिख वोट चाहिए, सिख वोट काफी हैं, तो इसलिए वो जब मो धालीवाल ने उसको कहा ट्रूडो को कि भाई ये जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है इसके अंदर आप ये बोलो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, तो ट्रूडो ने बोल दिया। बाद में फिर हल्ला मचा। तो जो प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया परेशान है, कनाडा वास्तव में परेशान है।
अब वोट के लिए ट्रूडो ने कुछ बोला, वो बात अलग है, बाद में उसने अपनी बात को वापस भी लिया। तो सवाल अब यह है कि जो ये सारा, अब आप देखिए कि इनकी हरकतें पिछले 6 साल में ये पंजाब के अंदर 20 से ज्यादा लोगों को मार चुके हैं, जिसके अंदर केवल हिंदू नहीं, इन्होंने बलविंदर सिंह संधू जो कि एक एंटी खालिस्तानी सिख पेट्रियोटिक व्यक्ति, उसको इन्होंने गोलियों से भून दिया। और जब वो पकड़े गए लोग, उसमें से 3 हिजबुल मुजाहिदीन के लोग निकले। तो ये हिजबुल मुजाहिदीन के साथ है। तो अब ये जो है ये बेसिकली पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। जो 9 मॉड्यूल है खालिस्तान के, उसमें से 4 मॉड्यूल जो हैं वो लाहौर में है। उसमें रोड़े, बब्बर, नीता, पंजवार, गजेंद्र सिंह जिसने हाईजैक किया था, वो सब लोग लाहौर में हैं। और जो रेडिकलाइजेशन कैंपेन पूरी है, इसके अंदर नारकोटिक्स और ड्रग्स और स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, फेक करेंसी, जो है उस धंधे में क्योंकि मोदी एक रुकावट है। ये ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप पकड़ी उन्होंने, लगातार पकड़ रहे हैं, और वो जो ये माल पकड़ा जा रहा है उसकी वजह से इनका नुकसान हो रहा है। तो ये फाइनेंशियल नुकसान जो ड्रग्स में हो रहा है, और ड्रग्स से केवल ये नहीं, आईएसआई चाहती है कि पंजाब का यूथ जो है वो टोटली बर्बाद हो जाए। अब आप देखिए जो ट्रैक्टर का ये लोग ला रहे हैं, तो आप देखिए सर्बिया में 2000 में एक बुलडोजर रेवोल्यूशन हुआ था। तो अब ये पूरी दुनिया से में ये ट्रैक्टर का जो हो रहा है, तो इसमें जो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट फोर्सेस हैं जो इस तरह की प्लानिंग करती हैं और जो इस तरह से अफरा तफरी मचवाना चाहती है नेशंस के अंदर, डिसअफेक्शन बनाना चाहती हैं, वो चाहते हैं कि लोग जो है नाराज हो जाएं, बड़ी तादाद में लोग नाराज हो जाएं सरकार से। लेकिन ये भूल रहे हैं कि भारत में नरेंद्र मोदी ना तो करप्ट है, ना करप्शन होने देते हैं। उनके मास सपोर्ट है, इतना सपोर्ट इंदिरा गांधी के अलावा शायद किसी और का नहीं होगा जितना नरेंद्र मोदी का है। तो ऐसी कंट्री, वो मिलोसेविच की बात अलग थी, स्लोबोदान मिलोसेविच, जो 2020 में वहां पे बुलडोजर रेवोल्यूशन हो गया, या बाद में यूक्रेन में हो गया ऑरेंज रेवोल्यूशन। अब ये लोग भी एक कलर रेवोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं इसी तरह की। आपने देखा होगा पन्नू ये केसर रंग की बात कर रहा था और कह रहा था कि हम रिप्लेस कर देंगे भारत के तिरंगे को केसर से। तो एक वो जो इनकी ट्रेनिंग है, उसमें इंटरनेशनल फोर्सेस जो भारत में अफरा तफरी मचाना चाहती हैं, उसमें कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दिखाई दे रही है। और उस ट्रेनिंग के माध्यम से अब जैसे आपने देखा कि वैसे तो ये इन्होंने कहा कि बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हम फार्मर्स का ये करेंगे, लेकिन उसमें वो सारी टेक्निक्स यूज कर रहे थे जो टेक्निक्स एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूशन वॉशिंगटन डीसी में है, जीन शार्प का, जिसमें 198 मेथड्स हैं जिससे कि आप किसी भी देश के अंदर अफरा तफरी मचा सकते हैं। तो उसके अंदर काफी सारी जो उनकी टेक्निक्स है उनका इस्तेमाल इन लोगों ने किया। अब इन्होंने एक तरफ तो वहां पे भिंडरावाले की फोटो लगाई, पोस्टर लगाए, दूसरी तरफ इन्होंने दिखाया कि हम तो गरीबों को खाना भी खिला रहे हैं, हम लोग ये सब कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर मर्डर्स भी किए और बड़ी बेरहमी से इन्होंने अंग अंग काट के एक व्यक्ति को मार के उसको बैरिकेड पे लटका दिया। तो ये जो है, और उल्टा क्या कह रहे हैं, उसका एक टेक्निक ये होती है कि झूठा प्रचार करें, झूठ बोलते जाएं। अगर सरकारी लोगों के साथ, अब जैसे वो कहते हैं बहुत सारे लोग मर गए, कितने हजार, वो एक संख्या बना दी कि इतने सारे लोग मर गए। अब ना तो पुलिस फायरिंग हुई, ना कभी डंडे चले, ना कभी किसी को कुछ कहा गया। सरकार जानती थी कि इन लोगों ने बरगला दिया है फार्मर्स को, और अगर फार्मर्स में ये आग फैला देंगे, और ये देख रहे हैं यूपी में इलेक्शंस आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने उसका ब्लैकमेल करने के लिए इन्होंने ये चीज की। तो सरकार ने तो कोई भी फिजिकल मेथड्स यूज ही नहीं किए, तो कैसे मर गए फार्मर्स? तो ये जो सब चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से इन लोगों ने ये इस तरह से जो किया है, उसमें टेक्निक्स हमको दिखाई दे रही हैं जो कि इंटरनेशनल फोर्सेस के द्वारा यूज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि विशेष एपिसोड हम इस विषय पर करेंगे। हमारे साथ वकील साहब भी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास दोबारा जाऊं उसके पहले जो बात अभी यहाँ पर बिट्टा जी ने कही थी, मैं उस वीडियो के साथ बिट्टा जी से बात करना चाहूंगा। बिट्टा जी, बिट्टा जी हमारे साथ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिट्टा जी, मैं एक वीडियो दिखाता हूं। ये भाई बता रहे हैं कि गीता, गुरु ग्रंथ साहब, ये हम सब हिंदू कैसे हैं, और इस वीडियो को जब प्ले होगा तो मैं आपको स्क्रीन पर रखूंगा, जिससे कि आपके हावभाव भी, आपकी प्रतिक्रिया भी लोगों के सामने जाए। मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा कि वो वीडियो प्ले किया जाए।
अब बिट्टा जी आप आपके स्क्रीन पर भी इसको देख सकते हैं और ऑडियो में सुन भी सकते हैं। इसको 2 मिनट का वीडियो, इसको प्ले करने के बाद मैं पुनः आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। यह वीडियो चलाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में अक्सर लोग कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में अलग शिक्षा दी हुई है और गीता जी में अलग शिक्षा दी हुई है, ऐसा तो नहीं है? मधुर बैन कोट सैन संग सोच कहत माज शोध जिन देही भात खाए जियो वाहेगुरु वाहेगुरु वाह जियो। वाहेगुरु भगवान श्री कृष्ण को बोला गुरु ग्रंथ साहिब में, सच साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहेगुरु वाहेगुरु वाह जियो। ईस बम ज्ञान धन धरती ये चाहे जियो वाहेगुरु वाहेगुरु वाह जियो। यमुना के कुल खेलियो जिन गिंद जियो वाहेगुरु वाहेगुरु वाह जियो। सच साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहेगुरु वाहेगुरु वाह जियो। सुध चित भगत हित भेख तरियो हरना कश नख बधार जियो वाहेगुरु वाहेगुरु वाह जियो। सारा वाहेगुरु भगवान श्री कृष्ण को बोला है। एक कृष्ण सर्वदेवा देव देवात आत्मा आत्मा वास देवसी जे को जाना भयो नानक ताका दास सोई निरंजन देव। निरंकार सहाकार कटकट में बसी भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है, ईश्वर भी ईश्वर है, गुरु ग्रंथ साहिब में बोला है। इसका मतलब गीता जी और गुरु ग्रंथ साहिब का संदेश अलग नहीं है, एक ही है। अच्छा। एक ही संदेश है गुरु ग्रंथ साहिब जी का। भगवान श्री कृष्ण को ही वाहेगुरु बोला है। अच्छा। हाँ, और किसी को नहीं। वाहेगुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। एक कृष्ण सर्वदेवा, सारे देवी देवते ऋषि मुनिया पीरा पगंबरा दी आत्मा दा उदा पति कौन है? भगवान श्री कृष्ण। एक कृष्ण सर्वदेवा, सारी सृष्टि का मालिक कौन है? सारे ब्रह्मांड का। एक कृष्ण सर्वदेवा देव देव आत्मा, देवतियां दी भी, देवतियां दे अगे आराध्य है उन्हों दी भी देव देव आत्मा। आत्मा वासती वासुदी, मान लिया वासुदेव उसको कहते हैं जो गटगट में वास करते हैं। ये भागवत में भी है। वासुदेव देव की जे को जाना भयो, जिस उस देव की पुत्र वासुदेव को जब घटमट में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण को जान लेगा। गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी के चोले में कहते हैं मैं उनका दास हूं जो श्री कृष्ण को जान लेंगे। श्री कृष्ण को जान नहीं सकता कोई भी, उनकी लीला बड़ी अनंत है। कुल मिला के बिट्टा जी इस वीडियो में ये दिखाया गया है और जो दुष्प्रचार किया जाता है, यहां तक कि जो जिसको ये लोग स्वर्ण मंदिर कहते, गोल्डन टेम्पल कहते, उसका असली नाम तो हर मंदिर है। हरि मतलब कौन? लेकिन ये जो दुष्प्रचार किया जाता है कि हिंदू से हमारा कोई संबंध नहीं, इस वीडियो ने मुझे लगता है जो बोला है, जो बात कही है, इससे हर सिख की आंखें खुलनी चाहिए। बिट्टा जी देखो चौहान साहब, हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता है। अगर आप हरमंदिर साहब देख लें, आप दिल्ली रकाबगंज साहब देख लें, आप चांदनी चौक देख लें, या आप नदेड़ साहब के पास रहते नदेड़ साहब देख लें, टोपी चिट्टी पहनी होती है, ठीक है ना, टोपी चिट्टी पहनी होती है तो वहां मत्था टेकने सिख समाज से ज्यादा वहां आते हैं। हमारा तो एक 9 मास का रिश्ता है। ये लोग जो हैं गलत प्रचार कर रहे हैं, हम अलग अलग है। चलो मैं बताता हूं इनको, ये अलग अलग की बात करते हैं। हम है कितने परसेंट? 2%। मैं नहीं मानता 2%। मुझे को कहे मिनॉरिटी में, मैं 2 मारता हूं मुंह पे, तू मिनॉरिटी। मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, हमारे गुरुओं ने कुर्बानी की है, हमारा हक हिंदुस्तान है। तू कैसे कह सकता है मिनॉरिटी में? ये लोग जो हैं, ये पाकिस्तान के इशारों पे, जो पाकिस्तान कश्मीर में फेल हो चुका है, ये ऐसे वीडियो, ऐसी सारी चीजें वहां से जहर बनने के लिए पाकिस्तान से आती हैं। और हम हिंदुस्तान के लोग क्या करते हैं पता नहीं, हिंदुस्तान से किसी ने किया। अब मैं कल परसों सुन रहा था कि कोई हिंदू समाज की तरफ से कहा जी सिख समाज के लोगों को गाली दी जा रही है। हम ये सोचने को तैयार नहीं, क्या ये वीडियो पाकिस्तान ISI ने बना के तो नहीं भेजा यहां आग लगाने के लिए? हिंदू और सिख एक 9 मास का रिश्ता है, याद करिए, याद रखिए। वो अलग बात है कि आज सिख समाज के ज्यादा लोग मंदिरों में नहीं जाते, पर लेकिन मैं आपको कई बार देखा हूं, आप कृष्ण जन्म के समय रात को 12 बजे मथुरा में रहते हैं, आप बालाजी जाते हैं, हम दोनों मिलके कई मंदिरों में गए हुए हैं। आपके इस पूजा पाठ को वो लोग गलत कहते हैं। मेरी बात सुनो, मुझे कहीं नीचे धोती भी पहननी पड़े पहनता, इनको तकलीफ होती तो होती रहे, मुझे क्या दिक्कत है भाई? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं हर जगह पे जाता हूं, इतने मंदिरों में शायद आप भी नहीं गए होंगे जितने मंदिरों पे भगवान ने मुझे अपने चरणों में जगह दी। कहां हर हर महादेव भोले शंकर, कहां हनुमान जी, कहां श्री राम जी, कहां आपके इतने दूर जाके मंदिर जंगलों के अंदर, मुझे खुद नहीं पता होता मैं कहां जा रहा हूं, उनके चरणों में चले जाता हूं। अरे हजारों साल का इतिहास, 6-6 हजार साल का इतिहास, तमिलनाडु के अंदर मंदिर, इतने बड़े बड़े मंदिर, और मैं हैरान हूं, वहां मैं जब जाता हूं तो सामने दिखाई देता है कि भगवान विराजमान है। अब हम नहीं माने तो मैं क्या करूं, मेरी आस्था तो है और आखिरी दम तक रहेगी। और अगर आप हरमंदिर साहब की तरफ देख लो, सबसे ज्यादा हिंदू समाज, मेरे भाई बहन नमस्तक करते। ये रिलायंस कंपनी है ना, ये आपके रेमंड वाले है ना, ये जब जाते हैं ना वहां पे, इनके परिवार में किसी का जन्मदिन मनाया जाता है, केक नहीं काटते, ये कहते हैं हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हम गुरु महाराज के चरणों में जाके आशीर्वाद लेंगे, वही हमारा सब कुछ होगा, आशीर्वाद लेके आते। और ये लोग ये नफरत फैलाने की कोशिश करते, इस मुल्क के साथ पंजाब को तोड़ने की कोशिश करती है। इनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। और मैं बताऊं आपको फिर आके, अभी जैन साहब जो है ना, इन्होंने बहुत डुंगाई से विस्तार पूर्वक तरीके से बात की, मैं इसलिए बीच में नहीं बोला। एक एक चीज का इन्होंने, जैन साहब ने निचोड़ निकाल के दिया कि है कहां, शुरू कहां हुआ, एक्चुअली ये खालिस्तान की बात कहां से चली। पुराना को रिकॉर्ड निकाल लेना, एक राव के ऑफिसर थे, सिख समाज से जुड़े हुए, उसकी जिम्मेदारी लगी थी बाहर जाके विदेशों में खालिस्तान की मूवमेंट को खड़ा करना। वो आग लगती लगती लगती, फिर क्या हुआ, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां उस वक्त, कांग्रेस के वक्त की, फिर लगाई आग उन्होंने, लगती 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 फिर भिंडरावाला को तैयार कर लिया। भिंडरावाला को पहले आतंकवादी तो था ही नहीं, वो तो पाठ करने वाले व्यक्ति थे, गांव में सीधे साधे लोग थे, उनको पकड़ करके इंदिरा गांधी जी को मिलाने के लिए ले गए। अब बंदूकें, हमारा सबका शौक था पंजाब के, बंदूकें बच्चों पे लगी हुई, मीडिया ने उठा दिया, और भिंडरावाला जी का दिमाग जो है ना, वो हो गया भी अब सब कुछ मैं हूं, अब मैं खालिस्तान बनाऊंगा, और पाकिस्तान ने हथियार भेज दिए। मेरी एक बात सुनिए, अभी जान साहब कह रहे थे कि भिंडरावाले की तस्वीर को लगा के लंगर बांटे जाते हैं, बता रहे थे। मैं अब तक समझ नहीं पाया, पहली बात तो को डर के मारा बोलता ही नहीं, कोई नहीं बोलता डर के मारा, पता नहीं हमें मार देगा। एक्चुअली मुझे ये बताइए, अगर संत थे तो 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम उन्होंने क्यों किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हत्या आदर थे नहीं, अगर इतने योद्धे थे, हरमंदिर साहब का आसरा क्यों लिया? हमारे गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज, माफी करना कोई शब्द गलत से ना निकल जाए, उन्होंने उस वक्त जब जालमों से, जब मुगलों से जंग होती थी, उन्होंने एक किले का नाम रखा था अमृतसर में हरगोबिंद का किला। जंग होगी, यहां होगी, गुरुद्वारा साहब को जंग का किला नहीं बनाया जाएगा। भिंडरावाले ने, खालिस्तानियों ने जंग का किला क्यों बनाया? तीसरी बात, जब ब्लू स्टार ऑपरेशन होने लगा, जब फौज ने कहा कि भिंडरावाला बाहर आ जाओ, नहीं तो हम गोली चलाएंगे, ठीक, मैं कसम खा के कहता हूं, अगर मैं होता सच्चा सिख, मैं कहता जी मैं आ रहा हूं बाहर, इतनी मेरे सीने पे गोलियां मारना, मेरे सीने की नस भी ना बचे, शरीर की नस भी ना बचे, पर मेरे गुरु रामदास जी के तपो जपो से सजा हुआ हरमंदिर साहब, उस पे एक कंकर भी ना लगे, और मैं गुरुद्वारा साहब को कभी कवच और डाल ना बनाता। ये मेरा और भिंडरावाले में फर्क था, वो अपनी जिंदगी को बचाता बचाता, अपने शरीर को बचाता बचाता, गुरुद्वारा साहब, हरमंदिर साहब डेरी करा दिया। अगर इतना बहादुर था तो आता बार ऐसे बाजू खोल के आया जे, पर मेरे गुरु रामदास जी का गुरुद्वारा साहब, जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नमस्तक करता है, उसको गोली की ना लगे, कंकर ना लगे। जो श्रद्धालु मत्था टेकने आए थे वो खालिस्तानी नहीं थे, उनका कर्म रोज था सुबह शाम मत्था टेकना, वो भी भिंडरावाले ने सब शहीद करवा डाले। ये सच्चाई है, दलेरी, बहादुरी। हमें ना आपके सामने चैलेंज करते हैं ना, 14 बार हमले सहे है ना, कई 100 बार हमले किए जो रिकॉर्ड में नहीं, अब भी तैयार है ना,
पर ना कौम के साथ धोखा करते हैं, ना मातृभूमि के साथ धोखा करते हैं। अगर कौम के साथ गद्दारी करता है उसको सामने कहते हैं ये हमारा और इन खालिस्तानियों का फर्क। अब मिर्चें बड़ी लगेंगी आज इनको, बिल्कुल। बड़ी मिर्चें लगेंगी। सच्चाई भिंडरा वाले की बता दी, भिंडरा वाले के नाम पे बोलता नहीं। अरे 36,000 लोग मार करके आपने फिर तस्वीर लगा के नीचे पता क्या लिखते हैं, गाड़ियों में देखा होगा, फिर आवांगे, मतलब फिर आएंगे, फिर आके 36,000 लोगों को मारेंगे, उसमें से फिर हिंदू भाइयों को चुन चुन के मारेंगे। ये मतलब निकलता है। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। ये दर्शकों ये समझो और सोचो। बिल्कुल। मैं निशान जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनको आज फोन आया था सिख फॉर जस्टिस नाम का आतंकवादी संगठन, और जिस पन्नों को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित किया है अधिकृत तौर पर, उसके संगठन के फोन आए थे। निशान जी थोड़ा सा कानूनी पहलू भी आपकी तरफ से लेते हैं। अब आप लोगों का क्या एक्शन है, आप लोग क्या चाहते हैं? वकीलों ने मिलकर क्या तय किया है? वकीलों को डराने का प्रयास हुआ है? निशान जी आपका आवाज शायद आपने म्यूट करके रखा है। चलिए, शायद वकील साहब तक हमारा आवाज नहीं जा रहा है। आपका आवाज कंटिन्यू होते मैं आपके पास आऊंगा आखिरी प्रतिक्रिया लेने। एक बार मयंक जी के पास चलता हूं। मयंक जी, वकीलों को तो डरा पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। स्वतंत्रता के आंदोलन से लेके सारे आंदोलनों में वकील आगे रहे थे। हाँ बिल्कुल। और देखिए ऐसा है, वकीलों का हमेशा से रोल बहुत ही पॉजिटिव रहा है और उनके पास कानून की शक्ति भी है, और एक ऐसा प्रधानमंत्री है इस देश में जो इंस्टीट्यूशंस को गिरने नहीं देगा, जो इंस्टीट्यूशंस को मजबूत रखेंगे। तो इस तरह के प्रधानमंत्री के होते हुए जो है सेक्शंस जितने भी हैं, हमारी पुलिस है, हमारे वकील है, हमारे लॉयर्स हैं, हमारे जो पत्रकार हैं, वो सब पावरफुल तरीके से अपनी बात कह सकते हैं, कोई उनको रोकता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई असर होगा। ये भारत वो वाला भारत नहीं है। अब काफी एम्पावर्ड है जो हमारा पूरा समाज है, उसमें जागरण हो रहा है, बहुत बड़ा जागरण हो रहा है। मैं तो सोशल मीडिया को भी ऑब्जर्व करता हूं बहुत क्लोजली। तो समाज का हर वर्ग जो है वो चाहता है इस देश को बचाया जाए, इस देश को बचाया जाए जिहादी टेररिज्म से। बिल्कुल, और ये जो खालिस्तानी टेररिज्म है ये जिहादी का सबसेट ही है। बिल्कुल, क्योंकि जो K2 की जो नीति थी पाकिस्तान के ISI की, उसमें कश्मीर और खालिस्तान, तो उन्होंने देखा कि अब तो कश्मीर तो पूरा ही मोदी जी ने 370 के माध्यम से 370 ही को खत्म कर दिया, तो इनका पूरा मूवमेंट ही खत्म हो गया। तो अब इनका कंसंट्रेशन खालिस्तान की तरफ आया। बिल्कुल। लेकिन और इस कंसंट्रेशन को हम होने नहीं देंगे। बिट्टा जी जैसे शेर हमारे साथ हैं, हम इस लड़ाई को पूरे हिंदुस्तानी मिलकर लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर उसको विजयी होने देंगे। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए आप तीनों का धन्यवाद। साथ में पोल लेते हैं मित्रों। जब हमने पूछा कि क्या पंजाब में केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहिए, तो आप लोगों ने क्या कहा है पोल के आखिर में दिखाते हैं। आप लोग अपनी राय बिंदास बोल में भले ही कॉल करके ना दे पाते हो, क्योंकि हम सारे शो में कॉल नहीं ले पाते, कुछ में डिबेट होती है, तो भी आप आपकी पार्टिसिपेशन इस वोटिंग के द्वारा कर सकते हैं। 99% लोग कह रहे हैं कि पंजाब को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर वहां स्थायी शांति आने तक उसको रखा जाए। आज ये 99% का आंकड़ा है। चन्नी जी को नींद नहीं आएगी सुनने के बाद, क्योंकि सुदर्शन पर जो बातें होती है वो वास्तव में आती है। न्यायालय ने भी उसको स्वीकार किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।